हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग क्लास 7 में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये क्लास नंबर 2 है, जबकि ओवरऑल क्लास नंबर 7 है। आप सभी को पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी सारे सिलेबस हैं, वास्ट सिलेबस है। और इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आपके सारे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में भर-भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना है ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के अंत तक बने रहें, ताकि अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लें तो आपसे कोई क्वेश्चंस आप एग्जाम में ना छूटे, है ना? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी लगाएँगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ करता है? फ्लो बेसिकली करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना? यानी किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हमारे पास कोई मीडियम नहीं होगा, हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास ये एक मीडियम है और ये मीडियम क्या है? एक कंडक्टर है। कंडक्टिंग मटेरियल है। हम सभी ने पढ़ रखा है पहले से ही कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में कि कंडक्टिंग मटेरियल में बेसिकली क्या होता है? ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अगर थोड़ा-सा इसको एनर्जी हम दे दें तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है? और देखिए, एक तो माध्यम होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए और दूसरा क्या होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए किसी न किसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है ना? एनर्जी सोर्स की। सो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया कि एनर्जी सोर्स को ऐड कर दिया यहाँ पर और एनर्जी सोर्स के रूप में मैंने लिया यहाँ पर बैटरी, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर बनेगा, है ना? और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आएगा। और हम सभी को पता है कि जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल मिलता है, आस-पास में रहता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना? ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हम करें तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रिएट होंगे कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके बनेंगे, ठीक है? ये कंटीन्यूअस लाइन होते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है? इस तरीके से बनेंगे। जो कि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके कहाँ जाती है? नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर, ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका मूव करने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपका जो अ, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है? ओके? सो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा कुछ इस तरफ, ठीक है? सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसके जस्ट अपोज़िट में मूव करेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, उसके जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा करंट, ठीक है? सो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, ये एक फ्लो है। आप जब ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये पटरी है मान लीजिए और ये रेलगाड़ी आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़े हैं, ठीक है? सो रेलगाड़ी अगर इस तरफ जा रही है, इस तरीके से, है ना? इस बहुत स्पीड में जा रही है इस तरफ से, तो ये फ्लो कर रही है आपका कौन? ये रेलगाड़ी अब जा रही है काफ़ी अधिक स्पीड में फ्लो कर रही है, ठीक है? और यहाँ पे है तो आपको झटका कैसा फ़ील होगा? आपको किस तरह करंट फ़ील होगा? झटका किस तरह फ़ील होगा? आपको जो झटका है वो फ़ील होगा इस तरह से, है ना? इसके जस्ट अपोज़िट में, है ना? जिस तरफ से रेलगाड़ी जा रही है, अगर आप उसके आस-पास खड़े हैं तो आपको जो हवा का झोंका है या फिर आपको करंट कह सकते हैं, है ना? वो कैसा फ़ील होगा? इसके जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में, ठीक है? तो सेम केस यहाँ पर होता है, सिमिलर केस होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उसके जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। सो बेसिकली दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट इसके अपोज़िट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है? सो अगर हम बात करें बेसिक डेफिनिशन की, तो मैं इतना समझा रहा हूँ, हालाँकि इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे बस आपको फ़ॉर्मूला याद रहेगा, आपको आपसे क्वेश्चन्स बन जाएँगे, ठीक है? देखिए, सो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो क्या है ये? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? थ्रू एनी मीडियम इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक करंट। सो किसी मीडियम से होकर के आवेशों की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट मतलब विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी वाले अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको समझा दूँ मैं कि किसी भी चालक तार से होकर के आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? सो बेसिकली आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जिस तरीके से हमने डेफिनिशन दिया है, उसी तरीके से हम इसके फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? द फ्लो ऑफ
चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो ये आपको अगर चेंज इन आपका करंट है, सॉरी चेंज इन आपका चार्ज है, तो आपका I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। और जनरली आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। सो अगर करंट यहाँ पर कांस्टेंट है, करंट अगर कांस्टेंट है तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज क्या निकल के आएगा, ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई टी। सो इस फार्मूला को आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आवेश या फिर चार्ज पूछा जाए, तो आप क्यू इक्वल टू आई टी याद रख सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आई फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि करंट अगर वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, यानी कि आई को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये टाइम क्या है, टी वन से टी टू वन, वट एवर जिस भी टाइम इंटरवल में पूछा जाए आपसे आवेश, आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इस पर बेस्ड अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल्स भी कराने वाला हूँ, एक या दो एग्जांपल्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला का भी याद रखिएगा। सिंपली अगर आपसे क्यू पूछा जाए, यानी कि आवेश पूछा जाए, और अगर करंट आपका टाइम का फंक्शन है, मान लीजिए आई इक्वल टू कुछ इस तरीके से दे रखा है, 2t² प्लस 3t, इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए टाइम का फंक्शन है करंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मुझे क्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। आई को हम यानी करंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आवेश निकल के यानी कि चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये आपका चीज़ें हैं, ठीक है? आगे देखिए क्या है। आगे हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर मैं पूछूँ आपसे क्यू, इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो क्यू की जो क्यू है यानी कि चार्ज है, उसका यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और टाइम का क्या होता है, टी होता है। सो कूलाम्ब सॉरी टी टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है? सो कूलाम्ब पर सेकंड क्या है? कूलाम्ब पर सेकंड आपका यूनिट ऑफ करंट है, ठीक है? और इसको हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था और हमें बताया था, एक तो एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक करंट को, वो थे एम्पियर साहब। क्या कौन थे? एम्पियर साहब। तो बेसिकली कूलाम्ब पर सेकंड को हम लोग एम्पियर के रूप में जानते हैं, ठीक है? सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, या तो एम्पियर या फिर कूलाम्ब पर सेकंड, ठीक है? ये दोनों ऐसा यूनिट है, ध्यान रखिए, ठीक है? इसके अलावा अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो केवल एम्पियर है, तो एम्पियर को हम लोग एम्पियर ही लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। सो एम 0 हो जाएगा यानी कि मास कोई नहीं है, एल 0 हो जाएगा यानी कि लेंथ कोई नहीं है, टी 0 हो जाएगा यानी कि टाइम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल एम्पियर होगा, ठीक है? एम्पियर का पावर 1 है यानी कि केवल एम्पियर मौजूद है, बाकी चीज़ें एब्सेंट है, ठीक है? ओके। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिख दिया है। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट किसी भी मीडियम से होकर तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा और एक जगह पे आपका दूसरे टर्मिनल पर लो पोटेंशियल होगा। सो करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द हायर पोटेंशियल इनटू द लोअर प्रेशर। देखिए करंट फ्लो इस तरह से हो रहा है ना, करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। सो करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि जिस तरीके से पानी अधिक ऊंचाई से गहराई की तरफ बहती है, उसी तरीके से करंट भी क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, यानी कि जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां से वो आगे की तरफ बढ़ेगा जहां पर वोल्टेज कम। ठीक है, ओके। और हमने हीट के केस में पढ़ा था कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्लो थ्रू द हायर हीट टू द लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो हीट का भी फ्लो सेम है, उसी तरीके से यहाँ पर वोल्टेज का भी सॉरी करंट का भी फ्लो सेम है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहला केस समझ में आ गया। दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक्सप्लेन कर दिया, इसमें दोबारा मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। देखिए यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आपका आई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। सो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है उस तरह से फ्लो कर रहा है, जबकि करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये चीज थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना।
सो पॉजिटिव चार्ज देखिए बेसिकली चूँकि आप जानते हैं हालाँकि पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट है वो काफ़ी रेयर होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है जिसको हम आम तौर पर इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन फिर भी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसी डायरेक्शन में आपका कहीं न कहीं पॉजिटिव चार्ज का भी मूवमेंट होता है। लेकिन ये रेयरली होता है, बहुत ही कम होता है। हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग हॉल का जो है ना मतलब हॉल जो होता है आपका, ड्यू टू हॉल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर करंट में ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है ना? जब हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है? सो बेसिकली ये चीज़ ये पॉइंट तभी पूछा जाएगा जब हम बात करेंगे आपका सेमीकंडक्टर की, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ की, तब ये पॉइंट काम होगा। बाकी ये तीनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक आपका है डायरेक्ट करंट एंड देन है आपका अल्टरनेटिंग करंट। सो डायरेक्ट करंट बेसिकली है क्या? देखिए, ये है टाइम और अगर ये है करंट। अगर करंट का अमाउंट वो चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मान लीजिए 10 एम्पीयर है, ठीक है? सो अगर मान लीजिए ये आपका 1 सेकंड है, ये आपका 2 सेकंड है, ये आपका 3 सेकंड है, इस तरीके से 4 सेकंड है। सो अगर हम चेक करते हैं फर्स्ट फर्स्ट सेकंड पे है ना, फर्स्ट सेकंड पे अगर हम चेक करें, पहले सेकंड में चेक करें, तो करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर 10 एम्पीयर है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट दूसरे सेकंड पे अगर हम चेक करें, सेकंड सेकंड पे, तो ये अगेन आपका कितना है? 10 एम्पीयर ही है। थर्ड सेकंड पे हम अगर बात करें, देन भी 10 एम्पीयर ही है। फोर्थ सेकंड पे हम बात करें, चेक करें, अगेन 10 एम्पीयर है। यानी कि टाइम तो वेरी कर रहा है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट है, वो स्टेबल है, वो कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ करंट वेरी नहीं कर रहा है। सो करंट अगर टाइम के साथ अनचेंज्ड है, देन इसको हम लोग कहेंगे डीसी करंट। क्या कहेंगे? डीसी करंट। और साथ ही साथ इसको हम लोग यूनिडायरेक्शन कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल इसलिए कहते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। डायरेक्शन चेंज का मतलब यहाँ पर ये है कि इधर देखेंगे आप ये एक्सिस होता है पॉजिटिव है ना, और ये एक्सिस होता है आपका नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव एक्सिस में है तो पॉजिटिव एक्सिस में ही फ्लो कर रहा है। यह अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है? सो एक ही एक्सिस पे चल रहा है ना? दैट मीन्स ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है और इसका जो फाइनल आपका रिजल्ट वो बनेगा कि ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है? ओके? इसके एग्जांपल्स को हम लोग क्या याद रख सकते हैं? इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी है, डीसी जनरेटर है। ये सब जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? डीसी करंट को जनरेट करता है, डीसी करंट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? ओके। नाउ अगर आप हम बात करें किसकी अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट एक अलग से चैप्टर होगा, एक अलग से क्लास होगी जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल ये देखिए कि आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ये मान लेते हैं हमारे पास एक्सिस है करंट की और ये एक्सिस है आपके पास टाइम की, ठीक है? सो ये आपका है करंट आई और ये टाइम। सो इसमें क्या होता है कि जो करंट है, वो करंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो टाइम के साथ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? सो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और साथ ही साथ यह ना केवल अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, बल्कि अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 0 है, ये टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 सेकंड होगा, यहाँ पे मान लीजिए 10th सेकंड होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ होगा कोई सेकंड है ना, साढ़े 7 सेकंड मान लेते हैं, चलिए। सो आप देखेंगे 0 सेकंड पे 0 था, है ना? 0 सेकंड पे कितना है? 0 है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 सेकंड पे, देखिए 5 सेकंड पे क्या है? समथिंग वैल्यू है करंट का और ये जो करंट की वैल्यू है ये मैक्सिमम है। इसको हम लोग कहते हैं आई मैक्सिमम, ठीक है? और फिर यहाँ पर देखेंगे इस समय पर मान लीजिए 7.5 सेकंड है, तो यहाँ पर फिर से अगेन क्या है? आपकी करंट की वैल्यू 0 है और ये 10 सेकंड पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस में है। ये मानते हैं इसको हम लोग कहते हैं आई मिनिमम, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है? फिर अगेन मान लीजिए 12.5 सेकंड पे देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0 है। सो आप देख सकते हैं कि कहीं पर टाइम के साथ पॉजिटिव मैक्सिमम है, कहीं पे 0 है, कहीं पर नेगेटिव मैक्सिमम है और कहीं पे फिर 0 है। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ऑलवेज चेंज करते रहता है और जब भी करंट का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसका नाम क्या है? अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट कर रहा है। पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर अगेन अगले साइकिल में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से ये वैरी करता रहेगा, ठीक है? ओके। सो ये आपका सोर्स क्या है? सोर्स है एसी जनरेटर और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वाला बॉक्स आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए एसी
करंट को अगर मुझे एसी को अल्टरनेटिंग करंट को अगर मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज़ द डिवाइस व्हिच कन्वर्टेड एसी करंट इंटू डीसी करंट, ओके? और अगर इसका उल्टा करना हुआ, अगर इसे इसका उल्टा करना हुआ, जैसे हम लोग बैटरी हमारे पास होते हैं, घरों में बैटरी होती है और बैटरी लगा के रखते हैं और हमारी लाइट जब चली जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, उस बैटरी से एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेज़ को यू चलाने के लिए, जैसे कि फैन है, बल्ब है। लेकिन आपको सभी को पता है, वो जो फैन और बल्ब है, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, यानी कि वो एसी पे चलता है, तो हमें एसी चाहिए होगा, लेकिन बैटरी में क्या होता है, डीसी होता है। तो इस डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक नए डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है आपका इन्वर्टर। सो इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर इज़ द डिवाइस व्हिच कन्वर्टेड डीसी इंटू एसी, है ना? यानी कि इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एसी से डीसी के लिए रेक्टिफायर और डीसी से एसी के लिए इन्वर्टर, ठीक है? ओके। चलिए अब आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और देखिए निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, मतलब मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है? कह रहा है क्या, करंट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज आई इक्वल टू इतना एम्पियर्स। सिर्फ आई इक्वल टू दे रखा है आपके पास वैल्यू कितना, 2t प्लस 3 एम्पियर, ठीक है? तो ये वैल्यू दे रखा है आपके पास। और कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर इन फर्स्ट 10 सेकंड। सो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि आवेश पूछा जा रहा है। अब मैं आपको बताया था वही क्यू इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे हम आई डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 10 सेकंड। फर्स्ट 10 सेकंड मतलब 0 से 10 सेकंड तक, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 से 10 इंटीग्रेट करना है हमें। और इंटीग्रेशन तो आप सभी को आता ही होगा मेरे ख्याल से, नहीं आता तो भाई सीखिए इसको कहीं से जाकर के यूट्यूब वगैरह से, ठीक है? बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर 2t का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा ये 2t स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस 3 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा आपके पास t स्क्वायर प्लस 3t, ओके? और इसे हमें पुट करना है वैल्यू कितना से कितना तक, 0 से 10 तक। तो 0 तो कुछ है नहीं, अपर वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ये, जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो अपर लिमिट यहाँ पर, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, तो हमें कुछ करना नहीं, केवल 10 पुट कर देना है टी की जगह पे। जहाँ-जहाँ टी है वहाँ पे 10 पुट कीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है? और प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका 130 कूलम्ब, ठीक है? 130 कूलम्ब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द आंसर, ओके? तो ये आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर, यानी कि पहले 5 एम्पीयर करंट था, अब 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर हो गया, और उसमें समय कितना लेता है, वो 10 सेकंड लेता है समय। देन कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है? सो बेसिकली हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, क्यू निकालना है, ठीक है? और ये आपका 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर हो, तो यहाँ पे देखिए फिगर डायग्राम मैंने बना रखा है ऑलरेडी। सो 5 एम्पीयर से 0 आपका 5 एम्पीयर यहाँ पे है और 0 आपका यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पर। तो 5 से 0 हो जा रहा है और उसके लिए टाइम कितना टेक कर रहा है ये, 10 सेकंड टेक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर द ट्रायंगल हम लोग निकाल लेते हैं। जो एरिया आएगा ना, इंटीग्रेशन के केस में हम चूंकि इंटीग्रेट होता है ना ऐसे, भाई इसको इंटीग्रेट ही तो करते हैं, आई डी टी, 0 से t। सो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन करने के लिए हमें या 2 तरीके हैं, या तो इस स्लोप को निकाल लें, और स्लोप निकाल करके ज्योमेट्रिकल फार्मूला लगा करके इसे स्लोप को निकाल के, और फिर स्लोप यहाँ पे जो भी निकलेगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका होता है, इसके एरिया अंडर ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया अंडर ट्रायंगल निकाल देंगे, वही आपका क्या होगा, चार्ज की वैल्यू होगी, वही क्या होगा, चार्ज की वैल्यू होगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है? तो देखिए आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट कितनी इसकी 5 और बेस कितनी इसकी 10। तो ये कट जाएगा और कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 25 कूलम्ब, ठीक है? तो ये आपका न्यूमेरिकल बन गया है, अब आंसर आ गया, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट जो आपका है चीज वो क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका क्या है, करंट डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक, करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी को सिंपली अगर हम अगर हम डिफाइन करें, है ना? देखिए मान लेते हैं कि आपके पास कोई कंडक्टर है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, या हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इस एरिया से होकर के कितने अमाउंट ऑफ
करंट फ्लो कर रहा है, कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंटली करंट फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितना, घनत्व कितना है, यानी कि कितना ज़्यादा मात्रा में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के करंट फ्लो कर रहा है। जितना अधिक मात्रा में यहाँ से करंट पास कर रहा है ना? उतनी ही डेंसिटी है वहाँ पर, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में करंट कितना पास कर रहा है। सो बेसिकली करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या? करंट डेंसिटी, है ना? यानी कि किसी कंडक्टर के, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विद्युत घनत्व। ठीक है? क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत घनत्व, विद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व जैसे कह लीजिए। ठीक है? सो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको और ये आपका कोई कंडक्टर है और इससे होकर करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे होकर बहुत सारे मात्रा में करंट फ्लो होता है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास मात्रा में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करंट पास कर रहा है, वही उसका घनत्व होता है। ठीक है? ओके। सो करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन इज नेम्ड करंट डेंसिटी। सो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? और जनरली आपको डिफाइन करना हो तो क्या रखेंगे कि करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। ठीक है? और डेफिनेशन के थ्रू अगर आप इसके फॉर्मूला को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जे से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को। ठीक है? जे से। सो क्या हो जाएगा आपका? आई अपॉन ए और इसकी यूनिट को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यूनिट क्या होता है? भाई करंट का होता है एम्पियर और ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपका इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक? ओके। अब मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल इस तरीके से सिमिलर नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, एक सेक्शन में कटा हुआ है। तो इस ए को हम लोग क्या, यहाँ देखिए ए थीटा बना रहा है। इस ए को हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। क्या करते हैं हम लोग? कंपोनेंट ब्रेक। और कंपोनेंट ब्रेकिंग मैंने आपको सिखा रखा है कई बार। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको 2 कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक तो ये और दूसरा ये। तो यहाँ जिसके साथ थीटा एंगल बना रहा है उसके साथ क्या आता है? कॉस आता है, सभी को पता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो पास कर रहा है, हमें इस कंपोनेंट को केवल देखना है। सो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा आपका? जे इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, ठीक है? जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए कॉस थीटा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वो आपका ए कॉस थीटा है। ठीक है? ओके। और यहाँ से अगर आप आई लिखेंगे तो इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जे कॉस थीटा। और जब भी जे कॉस थीटा उसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं जे वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है? ये सब चीज हम सीख चुके हैं, पहले क्लास में हमने कभी किया है, उसमें मैंने आपको कई बार बताया है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आता है साइन और डॉट प्रोडक्ट के लिए आता है कॉस। ठीक है? तो यहाँ पर कॉस था इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा। सो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है? ओके। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और आपका अमाउंट भी है। ठीक ठीक है? सो डायरेक्शन होने की वजह से अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो क्या है? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक? ओके। अब देखिए एक एग्जांपल आ गया। इस तरह के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है? तो यहाँ पर दे रखा है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, दे रखा है आपके पास कितना? 2i प्लस 3j और 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पर आपके पास करंट डेंसिटी का दे रखा है J इक्वल टू 4i एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है क्या? कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो अभी मैंने आपको बताया I इक्वल टू क्या होता है। यहाँ बताया ना आपको I इक्वल टू क्या होता है? J डॉट A, है ना? सो J डॉट A यहाँ पर और J की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2i प्लस 3j। ठीक है? और सॉरी, यहाँ पर पहले J है ना, तो J की वैल्यू दे रखा है कितना? 4i। तो यहाँ 4i मैंने पुट कर दिया और उसके बाद दे रखा है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया 2i प्लस 3j। यहाँ पर मैंने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पुट कर दिया यहाँ पर 2i प्लस 3j और इनटू यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको एक्चुअली आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए अगर आई डॉट आई है, सॉरी, आई डॉट आई है तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 1। ठीक है? यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करके 1 करते हैं। लेकिन आई डॉट जे है तो यहाँ पर आता है 0। ठीक है? इस तरह से आई डॉट के है तो आता है 0। ये सीख लीजिएगा, आई डॉट के 0, है ना? अगर हम बात करें जे डॉट
जे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। लेकिन अगर यही जे डॉट के आ जाए, तो आपका 0 आ जाएगा, और जे डॉट आई आ जाए, तब भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें के डॉट के, ये वेक्टर की बात हो रही है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना था। अगर आपने नहीं पढ़ा है बचपन में, ये मेरी मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है? आई के डॉट के क्या होता है यहाँ पर 1, वहीं पर के डॉट जे अगर आ जाए, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जे डॉट सॉरी के डॉट आई आ जाए, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है, शॉर्टकट में उसको ध्यान रखिएगा। क्या सीखने को मिलती है? कि अगर सिमिलर है डॉट प्रोडक्ट, अगर सिमिलर डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि सिमिलर आपके पास क्वांटिटी के बीच में, सिमिलर वेक्टर के बीच में अगर आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट डॉट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वहां पर रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, देख रहे हैं आप? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। जबकि अगर सिमिलर नहीं है, अनलाइक आपके पास वेक्टर है, तो उसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। देखिए, आई आई जे के जे, या आई के जे आई, या के आई, ये सारे क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। बस इस आप फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सिमिलर अगर आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो ये 1 देगा, बाकी 0 देगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4i और 2i, ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और बाकी आपका ये 3j है, i के साथ 3j होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो 8 इंटू आपका 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 3 है, और 10 टू पावर माइनस 4 है, तो यहाँ से क्या बचेगा? 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1, और इसको हम लिख सकते हैं 0.8 एम्पियर। ठीक, क्योंकि करंट ही पूछा था आपसे, तो 0.8 एम्पियर हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका एक वेलोसिटी है। देखिए क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पर आपने पॉजिटिव टर्मिनल को अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ आ गया। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, है ना? अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन हो जाता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखा है, पॉजिटिव से निकल करके जा रहा है कहाँ? आपका नेगेटिव की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है? अब जब इस तरीके से माहौल बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो एक ये गति में आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहा है? विचलन कर रहा है। विचलन कर रहा है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो उसकी कुछ ना कुछ तो गति होगी ना, वो जो गति होगी उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है? So drift velocity is the average uniform velocity acquired by free electron. So free electrons जिस गति से चल रही है, उसकी एवरेज गति को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। Inside a metal by the application of an electric field which is responsible for current through it. So जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर में, तो वहां पर एक आपका वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो होता है ना? करंट फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात? और इसके लिए डेरिवेशन है हालाँकि, है ना? हालाँकि डेरिवेशन है, बट आपको डेरिवेशन से यहाँ पे कोई लेना-देना है नहीं, केवल आपको फ़ॉर्मूला याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपका? ई टाउ एम। यहाँ पर जो ई है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है? ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना? वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। उसके बाद टाइम ये टॉ है। टाइम क्या है? टाइम रिलैक्सेशन। क्या है? टाइम रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ठीक है? और ये एम क्या है? एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एम क्या है? मास ऑफ द यहाँ पे आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये फ़ॉर्मूला याद रखना है आपको, और एग्ज़ाम में अगर पूछे तो आप इस पे क्या करें, सब बैठा करके न्यूमेरिकल फटाफट बना लें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास गिवन होता है न्यूमेरिकल में, टाइम ऑफ रिलेशन गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो आपसे अगर डेविड वेलोसिटी पूछा जाए तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए।
अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है? इसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर से होकर एक करंट फ्लो कर रहा है उसके आप क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो ए है आपका। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपको पता ही है, ये इलेक्ट्रॉन से मैंने बताया दिया तो उसको लिखने की जरूरत, ठीक है? तो इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मोबिलिटी, है ना? या फिर मोबिलिटी दे दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप निकाल लेंगे। तीनों में से 2 वैल्यू गिवन होगी, 1 वैल्यू पूछा जाएगा आपसे। यहाँ से अगर बीडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू ई हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, अगर फ़ॉर्मूला में आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं, है ना? फ़ॉर्मूला आप बार-बार प्रैक्टिस करके जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बना के जाते हैं, तो फ़ॉर्मूला आपको मेमोराइज़ हो जाता है। और जो फ़ॉर्मूला मेमोराइज़ हो गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, अगर आपसे नहीं छूटा, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बूस्ट अप होता है वो मार्क्स आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सब फ़ॉर्मूला जो है ना, सभी लोग याद करके नहीं जाते हैं और जो थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाते हैं, तो इतना रिवाइज़ करके नहीं जाते कि वहाँ तक एग्ज़ाम हॉल तक पहुँच पाएँ। और क्वेश्चन जब डायरेक्ट पूछता है ना, तो आप इसको क्या करते हैं? मिस करते हैं, यानी कि इसको भूल जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन छूट जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आपका ओह्म्स लॉ है और ओह्म्स लॉ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7 क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई कंडक्टर है ना? कोई कंडक्टर है, या कंडक्टर और इस कंडक्टर को एक सप्लाई से जोड़ दिया हमने वोल्टेज से, तो निश्चित रूप से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट का फ्लो होगा, ठीक है? और आप सभी को पता है कि करंट का जो फ्लो है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। सो ओम क्या कहता है? ओम साहब ने ये कहा कि जो आपका करंट की अमाउंट होगा, ये जो फ्लो हो रहा है करंट, इससे होकर जो करंट फ्लो होगा, वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने वोल्टेज सप्लाई कितना दिया है, ठीक है? इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने वोल्टेज सप्लाई कितना दिया है। सो अगर वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा है, तो करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्या होता है, कुछ चीज़ होती है एक होता है आपका इफ़ेक्ट, क्या होता है इफ़ेक्ट? इफ़ेक्ट मतलब परिणाम और एक होता है आपका कॉजेज़, क्या होता है? कॉजेज़, कॉजेज़ का मतलब होता है कारण। सो परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कारण क्या रहा होगा। यानी कारण अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। सो एक्चुअली में क्या है ये मेहनत, मेहनत मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब कह लीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, चलिए हार्ड वर्क लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? आपका सिलेक्शन, ठीक है? सो सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। सो इफ यू डू मोर हार्ड वर्क, डेफिनिटली यू विल बी सिलेक्टेड। सो अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, मन लगा के इनपुट डालते हो, तो आउटपुट आपको मिलेगा आपके सिलेक्शन के रूप में, ठीक है? सिमिलर केस यहाँ पे भी है। सो कॉजेज़ है ना? कॉजेज़ पर ही डिपेंड करता है इफ़ेक्ट। सो इफ़ेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉजेज़। सो यहाँ पर कॉजेज़ क्या है? वोल्टेज। कॉजेज़ क्या है? वोल्टेज और इफ़ेक्ट क्या है? करंट। तो जितना अगर आप वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा यानी उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर उल्टा कैसे होगा ये? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके से R है। सो यहाँ पर अगर करंट फ्लो करता है I, तो यहाँ पर V बनेगा, V इक्वल टू क्या है? IR, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना? यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो बेसिकली किस बात पर डिपेंड कर रहा है? करंट पर। सो यहाँ पर ये करंट आपका क्या है? कॉजेज़ और ये आपका क्या है? इफ़ेक्ट है। सो दोनों तरीके से सही है ये हमारा, ठीक है? तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। कभी कन्फ्यूज़ मत होना कि ये दोनों में से कौन-सा सही है, ठीक है? सो जब भी कोई रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप इस बात पे डिपेंड करता है कि इस रेजिस्टेंस से होकर करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है।
कितनी अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो हो रही है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो यह जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये आपका I पर निर्भर कर रहा है। बट इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वोल्टेज कितना हमने जोड़ा है। सो दोन टू दीज़ 2 आर डिफरेंट थिंग्स और इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है और ये आपका सोर्स वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज ऑलवेज करंट ऑलवेज फ्लोइंग करंट थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डिपेंड टू द सोर्स वोल्टेज, जबकि वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आर यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। सो अब रेजिस्टेंस क्या है? देखिए रेजिस्टेंस क्या है? मान लेते हैं आपके पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अच्छे से समझिएगा। ये आपके पास कंडक्टर है और इससे होकर के करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू सप्लाई ऑफ करंट। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स होते हैं जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता ऑब्स्टेकल से टकराता है और टकराने के बाद ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है? अपने डायरेक्शन को ये चेंज कर लेता है। अगेन ये टकरा करके कुछ इधर आ जाएगा, फिर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, फिर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। इस तरीके से चेंज करते-करते थोड़ा-सा इसको अंदर जब किसी भी मटेरियल से होके जाता है करंट, तो करंट को फ्लो होने में आपको परेशानी होती है। वो हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता, उसको ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, कुछ बाधाएँ मिलती हैं, है ना? उस बाधाओं से ठोकर खा करके क्या करता है कि अपने डायरेक्शन को चेंज करते यहाँ निकल जाता है। ठीक है? तो ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ये करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो ये जो ऑब्स्टेकल है जो करंट फ्लो होने को रोकती है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं और आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस का जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल है कुछ तरीके से, इसीलिए इस तरह से सिंबल दिया गया है। क्योंकि ये आपका ऑब्स्टेकल्स को शो करता है, करंट के फ्लो के ऑब्स्टेकल को यानी कि बाधा को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है? ओके, सो बेसिकली करंट को ये फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है। सो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरीज इज नेम रेजिस्टेंस। यानी कि इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल व्हिच ऑलवेज फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो ऐसा किसी भी पदार्थ का, किसी भी कंडक्टिंग पदार्थ का, एक किसी भी चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण जो अपने से होकर के धारा के प्रवाह को विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है? तो आप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे देखिए लाइन लिखा हुआ है ना, रेजिस्टेंस इन कंडक्टर्स अराइज मेनली ड्यू टू कोलिजन। सो बेसिकली कोलिजन, कोलिजन देख रहे हैं? यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ कोलिजन का मतलब टकराना। ये टकराया, टकराया, इस तरह से टकराते हुए ठोकर खाते-खाते ये निकलता है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस अराइज होता है क्यों? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द करंट। ठीक है? ओके। नेक्स्ट, सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। एक तो आपके पास इसके टेम्परेचर पर, ठीक है? सो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, हम सभी को पता है, हमने पढ़ने भी पढ़ा हुआ है। और दूसरा इसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। भाई ज्योमेट्री का मतलब होता है इसका लेंथ, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये 2 चीज़ें इसके ज्योमेट्रिकल में आता है, ठीक है? सो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल, ये वो आपके बेसिकली रेजिस्टेंस का नियम है। और दूसरा क्या है आपका आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये मैंने आपको बता भी रखा है, कहाँ बता रखा है? जब हमने एमसीक्यू कराया था आपको इस चैप्टर पर, है ना? इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए थे सब मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में। सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो किसी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर, और इस कंडक्टर में अगर हम बात करें तो ये आपका ए है और ये आपका एल, ठीक है? सो यहाँ पर एल के प्रोपोर्शनल होता है और ए के आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा एल अपॉन ए, ठीक है? और इसको थोड़ा और आप इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपका एक प्रोपोर्शनैलिटी ऐड हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जिसे हम लोग रो कहते हैं। ये हो जाएगा आपका एल अपॉन ए, ठीक है? और ये रो क्या है? रो आपका रेसिस्टिविटी है। सो रो इज़ द रेसिस्टिविटी। रो इज़ द रेसिस्टिविटी, ठीक है? और इसके ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल किस चीज़ का है, ये इसी बात पे केवल डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज़ का है। जैसे सोना का है, चांदी का है, कॉपर का है, टीन का है, एल्यूमीनियम का है, जिस चीज़ का है उस पर डिपेंड करता है उसका नेचर, ठीक है? और इसीलिए मैंने कहा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। सेकंड इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है मेरे दोस्तों ओम मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर है। यहाँ से निकालेंगे ना तो निकल के आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपका देखिए और क्या है? इसको हम लोग जूल पर कूलम्ब एम्पीयर भी कह सकते हैं। या ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके डायमेंशन को आप ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपका वोल्टेज का है और ये आपका किसका है? वोल्टेज अपॉन करंट, है ना? तो यहाँ पर आपको इस डायमेंशन को डायरेक्ट याद रख लीजिए, है ना? कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ध्यान रख लीजिए। हालाँकि कैलकुलेट तो कर लेंगे आप, लेकिन वो आपको इस फ़ॉर्मूला पे करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा आपको। अब ये फ़ॉर्मूला अगर आप लिखेंगे ना तब आप कैलकुलेट कर पाएँगे। तो बेहतर ये है कि रेजिस्टेंस के डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। M1 L2 T इनवर्स 3 A इनवर्स 2, ठीक है? ओके। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और कंडक्टेंस क्या है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती या रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। देखिए 1/R और यहाँ पर इसके यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? ओम इनवर्स कहते हैं या महो कहते हैं या सीमेन कहते हैं, है ना? चूँकि आप देखिए ये आपका रेजिस्टेंस ये आपका ओम है, इसको क्या लिखेंगे हम? ओम इनवर्स लिखेंगे, है ना? ओम लिखते हैं, इसको इधर से पढ़िए तो क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। ध्यान रखना है, इसका या तो ओम इनवर्स होता है या महो होता है। अब आजकल का जो चलन में है, आजकल जो इसका यूनिट चलन में क्या है? सीमेन। तो सीमेन इसका यूनिट है किसका? कंडक्टेंस का। सो कंडक्टेंस का 3 यूनिट है। ऐसा यूनिट आपको ध्यान रखना है और तीनों ऐसा यूनिट है कभी पूछा सकता है ऑप्शन में। ओम इनवर्स, महो, सीमेन, ठीक है? इसके भी आप क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल देखिए। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर आर कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ n टाइम्स द लेंथ बाय द स्ट्रेचिंग। मतलब एक आपके पास कंडक्टर था जिसकी लेंथ जो थी वो l थी। अब इसको तीर करके, इसको खींच करके इसको पतला बना दिया और इसको कितना खींचा गया है? n टाइम्स खींचा गया है। कितना टाइम्स? n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। जो लेंथ n था, l था, अब उसको खींच करके nl बना दिया है। तो पूछ रहा है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए आपके पास पता है ना कि l के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? हाँ, resistance of connected wire R calculate its new resistance in case of n times the length of the stretching it। तो n टाइम्स खींच रहा है तो नया क्या हो जाएगा? nl स्क्वायर हो जाएगा और देखिए यहाँ पर r ये पुराना r है और ये आपका r डैश न्यू r है। सो l बेसिकली नीचे ऊपर कट जाएगा तो बेसिकली क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, ठीक है? तो अगर नया रेजिस्टेंस निकालना है n टाइम्स खींचा है अगर तो आपका n स्क्वायर इंटू r हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है लेकिन फिर बताता हूँ। देखिए R1/R2 हम लिख सकते हैं L1/L2 और इंटू A2/A1, ठीक है? इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग L1/L2 इंटू R1 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है ना आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में दे दे कि लेंथ भी परिवर्तन कर रहा है और एरिया भी परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर दे दे आपसे कि लेंथ परिवर्तन हो रहा है और उसके रेडियस में परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि उसके त्रिज्या में परिवर्तन किया जा रहा है, तो आप नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R2 ऑलवेज नया रेजिस्टेंस, ठीक है? और R1 ऑलवेज पुराना रेजिस्टेंस। आप इसको R डैश भी लिख सकते हैं, जैसे आप रिप्रेजेंट, लेकिन R1 ऊपर में नया रेजिस्टेंस, पुराना रेजिस्टेंस और नीचे में आपका नया रेजिस्टेंस। तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? देखिए इकोनॉमिकल इस तरीके से है। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5% बाय स्ट्रेचिंग इट, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 50 टाइम्स बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस क्या है? 10 है और नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक? पुराना जो लेंथ था वो क्या है? आपका 100 था, मान लेते हैं 100% था।
और नया रेजिस्टेंस आपका 50% बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो ये 150 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, इसको आप r डैश निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका क्या आ जाएगा 22.5 मिनट हो जाएगा, ये नया रेजिस्टेंस। लेकिन पूछा है न्यू, ये पूछा है कैलकुलेट इस न्यू रेजिस्टेंस, है ना? तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? आपका जो निकल के आया टोटल रेजिस्टेंस उसमें से पुराने रेजिस्टेंस को घटाएँगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12.5 एम्पीयर, ठीक है? सॉरी ओम। तो यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आपका है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये फ़ॉर्मूला मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली R2 यानी कि नया रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू R1, ठीक है? इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। आप ऐसे भी डेल टी लिख सकते हैं, डेल थीटा भी लिख सकते हैं। डेल थीटा लिख लीजिए कोई बात नहीं। यानी कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ये होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका न्यू रेजिस्टेंस है और ये आपका ओल्ड रेजिस्टेंस है। क्या है? ओल्ड। और ये जो है आपका ये टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट है। ये टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट होता है, ठीक है? तो आपको क्या करेगा इनमें से कोई भी एक वैल्यू पूछा सकता है। तो R नॉट क्या है? यहाँ पर इस फ़ॉर्मूला में अगर देखेंगे इस वाले फ़ॉर्मूला में इसको याद रखना है। इस फ़ॉर्मूला में R नॉट क्या है? रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब पुराना रेजिस्टेंस है। R थीटा है रेजिस्टेंस है 30 डिग्री थीटा डिग्री सेल्सियस यानी कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, जिस टेम्परेचर पे चेंज हुआ उस समय जो आपका रेजिस्टेंस बना वो R थीटा है। अल्फ़ा मैंने अभी बता ही दिया कि टेम्परेचर आपका क्या है? टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट है रेजिस्टेंस का और इसको हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? तो दोनों में ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा यानी कि टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस जबकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कंडक्टर्स के लिए अलग-अलग होता है। कंडक्टर्स के केस में पॉज़िटिव आपका क्या होता है? टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट। तो ये ऐसे केस में जो आपका रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? क्या होता है? डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ लिखा हुआ है, तो सुधार लीजिएगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? ओके। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट होता है, तो ऐसे केस में आपका जो टेम्परेचर के रेजिस्टेंस जो है उल्टा रिलेशनशिप में है, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और टेम्परेचर घटाएँगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जबकि कंडक्टर केस में क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो ये आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएँगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो उल्टा लिखा हुआ है, थोड़ा-सा इस बात ध्यान रखिएगा, गलत हो गया था ये, ठीक है? और इंसुलेटर केस में क्या होगा? ये इंसुलेटर भी नेगेटिव कोएफ़िशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? और प्रैक्टिकली इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखें, ठीक है? सो आपका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट हो, ध्यान रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है ये। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट है, जबकि कंडक्टर क्या है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है और इस न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व कर दिया है। कुछ नहीं करना आपको, केवल देखिए, कह रहा है क्या कि एक आपका रेजिस्टेंस ऑफ वायर इतना दे रखा है पर डिग्री सेल्सियस, है ना? पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यानी कि डिग्री सेल्सियस इन्वर्स दे रखा है। ये इसका मतलब किसका वैल्यू है? ये अल्फा की वैल्यू। अभी बताया था ना मैंने कि अल्फा टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट क्या होता है? 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए 1 इन और 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट। तो जहाँ डिग्री सेल्सियस आप वैसे भी पता चल जाएगा आपको। टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट लिख भी दिया है। अगर नहीं भी दिया हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि इसके यूनिट को देकर किस चीज़ की वैल्यू गिवन है ये, ठीक है? ओके, टेम्परेचर एट व्हिच इज रेजिस्टेंस बिकम्स 2 टाइम्स। सो अब नया रेजिस्टेंस दो दुगुना हो जाएगा पहले रेजिस्टेंस का, तो कुछ नहीं करना है। ये आपका नया रेजिस्टेंस है, दुगुना है पुराना रेजिस्टेंस का और बस 1 अपॉन अल्फा डी है। यहाँ से देखिए ये R और R कट जाएगा, ये बचेगा 2, तो ये 1 में से 2 में से 1 इस तरफ जाके घटेगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी अल्फा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अल्फा और अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है? 0.0004 0.004। सो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसको पॉइंट हटाएँगे तो 1000 बन जाएगा क्योंकि 3 डेसिमल के बाद आपका पॉइंट है, ठीक है? तो ये आपका इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस और अगर इसको आप केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो केल्विन में कर सकते हैं, 273 जोड़ दीजिए, 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे इसमें तो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये बात समझ में आ गई? अब आपका ये लास्ट एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है? द सॉलिड व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा कौन-सा सॉलिड है जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कैरी करता है? तो देखिए मेटल तो पॉजिटिव है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, इंसुलेटर होता है, ठीक है, ये सही हो सकता है। सेमीकंडक्टर ओनली तो होगा नहीं भाई, है ना?
हालाँकि ये होता है लेकिन अकेले पूछ रहा है, अकेले तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप 4th ऑप्शन देखिए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है 4। सो 4 आपका ऑप्शन 4 आपका ऐसा है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर जो दोनों क्या है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप यहाँ पे सीखे होंगे। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और उसका बेस्ट बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। आज क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि आपके साथी भी हमारे से हमसे जुड़ सके और हमारे इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सके और हमें हमारी भी रीच बढ़े ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास को कर रहे हैं ताकि मैं जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंटली अपने क्लासेस को अपडेट करूँ, ठीक है? फिर दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।